सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। यानी एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री जो है उसके सोर्स में क्या क्या है, उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। और क्यों जानेंगे, क्यों समझेंगे, पहले वो समझो। सबसे पहली बात, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? तो हमें पता चलता है बुक से। शिवानी जय हिंद। हमें पता चलता है बुक से। बुक्स जो लिखते हैं हिस्ट्री का, उन्हें कहा जाता है हिस्टोरियन। इन हिस्टोरियंस को कहानी कहां से पता चलता है? तो हिस्टोरियन यानी इतिहासकार को कहानी पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट से। आर्कियोलॉजिस्ट को कहानी कहां से पता चलता है? तो इन्हें कहानी पता चलता है सोर्स से। सोर्स से यानी कि अगर सोर्स नहीं होगा तो आर्कियोलॉजिस्ट को कहानी नहीं पता चलेगा, इन्हें नहीं पता चलेगा तो हिस्टोरियन को नहीं बोलेंगे, और हिस्टोरियन को नहीं बताएंगे तो बुक नहीं लिखा जा पाएगा, और बुक नहीं लिखा जा पाएगा तो हमें इतिहास नहीं पता चल पाएगा। अर्थात सबसे अधिक जरूरी है हमें यह जानना कि जो बुक है, जो सोर्स है, वो क्या है। तो गाइस, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दो। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो। रात के 11 बज रहे हैं और हम सभी लाइव हो रखे हैं। इसका मतलब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों में 100% हार्ड कोर डेडिकेशन है। इसी कारण से हम लोग रात के 11 बजे भी लगे पड़े हैं। तो इसी के साथ देखते हैं आगे। सवाल यहां पर, इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहली बात है कि हमें जो हिस्ट्री पता चल रहा है उसके जो भी सोर्सेस हैं, वर्तमान में आज के डेट में जो हमें पता चल रहा है उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा मिक्सिंग है। कैसे? 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि अंग्रेज चूंकि भारत में थे, मनवेंद्र जय हिंद, अंग्रेज भारत में थे। वो बोले अगर इंडिया को जीतना है, इंडिया पर रूल करना है, हुकूमत करना है, तो इंडिया को जानो। और जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका उन्हें दिखा कि इंडिया के इतिहास को जानो, हिस्ट्री को जानो। तो यहां पर वो हमारे इतिहास को जानना चाहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, हमारा हिस्ट्री लिखा हुआ था हिंदी में, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, तमिल में, कन्नड़ में, और वो सभी जानते थे इंग्लिश। तो काम कैसे बनेगा भाई? तो बोले ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले 1776 में मनुस्मृति, मनुस्मृति को ट्रांसलेट कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया क्या? अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। अ कोड ऑफ जेंटू लॉ, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया सबसे पहले। मन नहीं भरा अंग्रेजों का, बोले हम लोग और एडिटिंग करेंगे और अधिक सर्च करेंगे। तो 1784 में क्या किए, इसी रिसर्च करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इन अंग्रेजों ने कोलकाता में, कहां पर? कोलकाता में एस्टेब्लिश किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। उसके बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यहां पर एस्टेब्लिशमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन विलियम्स। ये एस्टेब्लिश कर दिए, और एस्टेब्लिश करते ही 1789 में यहां पर एक बुक को ट्रांसलेट कर दिया गया जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये इस तरीके से भारतीय इतिहास में उलटफेर करना शुरू किया गया, उसे अंग्रेजों के द्वारा जानना समझना शुरू किया गया। और इस जानने समझने के क्रम में यहां पर भी नहीं रुके। अंग्रेजों ने क्या किया, 1785 में गीता का भी अनुवाद कर दिया, गीता का भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। 1804 में
जो ऐसे स्टडी सोसाइटी कोलकाता में बना था, वैसे मुंबई में, उस समय बंबई था तो बंबई ही लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। बॉम्बे में एक एशियाटिक सोसाइटी को स्टेब्लिश किया गया, एक सोसाइटी एस्टेब्लिश किया गया। उस तरह से 1823 में 1823 में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में स्टेब्लिश किया गया, लंदन में भी एशियाटिक सोसाइटी स्टेब्लिश किया गया। तो इस तरीके से अंग्रेज जो है भारत में और भारत के बाहर विदेशों में भी अलग अलग सोसाइटी को स्टेब्लिश कर रहे थे, ताकि वो जान पाए भारत के बारे में। स्पेशल एक विंग्स बनाया गया जिसमें इंडियन हिस्ट्री को रिसर्च किया जाना शुरू किया, उसे ट्रांसलेट किया जाना शुरू कर दिया गया। तो ये सब तो हो गई बात की बातें। तो उस रिसर्च के दरमियान अंग्रेजों को जो भी कुछ मिला उसे अंग्रेजों ने डिवाइड किया। कैसे? तो देखो, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को इसने बांटा कुछ इस तरीके से, जस्ट मिनट, कुछ इस तरीके से। यहां पर उन्होंने लिख दिया पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पहले नंबर पे बोला, और दूसरे नंबर पर अंग्रेजों ने बोला लिटरली सोर्स, यानी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के सोर्सेस का बात किया गया। लिटरली सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक एक करके दोनों सोर्स को देखेंगे। सबसे पहले यहां पर नाम आता है किसका? आर्कियोलॉजिकल सोर्स का। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का, एक मिनट रुक जाइएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स को अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? पहला तो रिकॉर्ड्स, दूसरा क्या मिल रहा है? मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग। एक मिनट, मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग। नेक्स्ट हमें यहां पर मिलता है कॉइन्स, उसके बाद स्कल्पचर, और हमें मिलता है पेंटिंग। ये इतने सारे चीज अंग्रेजों ने हमें बताया कि ना इतने भागों में हम लोग बांटेंगे इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस को, और एक एक करके सारे सोर्सेस को हम लोग रिसर्च करेंगे। तो उस रिसर्च के दरमियान में सबसे पहला जो हमें पॉइंट यहां पर दिखा, रिकॉर्ड्स सबसे ऑथेंटिक। रिकॉर्ड्स सबसे ऑथेंटिक, क्योंकि रिकॉर्ड्स जो होता था पत्थरों पर लिखा होता था। अब वो पत्थर की लकीर है भाई, मिटाना एडिटिंग करना पॉसिबल तो है नहीं, तो लोग रिकॉर्ड्स पर अधिक यकीन किए। तो हमें जो रिकॉर्ड्स मिलता है सबसे स्टार्टिंग पीरियड का, वो मिलता है मिड एशिया से, मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया, और ये मिलता है इस रिकॉर्ड्स में जो हमें लिखा हुआ मिला है, वो मिला हुआ है वैदिक एज के गॉड के बारे में, वैदिक एज के भगवान के बारे में। यानी आज से 1400 बिफोर क्राइस्ट का जानकारी मिलता है, और ये बताता है क्या? इंद्र, वरुणा, मित्र, इस तरह से देवता हुआ करते थे। ये तो हो गया वैदिक एज का, लेकिन बात है ये तो मिला मिड एशिया से। इंडिया में कब का मिलता है? इंडिया का जानना हमें जरूरी है। इंडिया में जो हमें रिकॉर्ड्स मिला है वो मिला है सम्राट अशोक का, सबसे पहले अशोका का। और ये जो अशोका का हमें इंस्क्रिप्शन मिला, अभिलेख मिला, एक मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ मिलता है कि अशोक जो सम्राट थे वो अलग ही तरह का यार इंसान थे। वो सबसे मेन बात कि वो अपने अभिलेख में अशोक शब्द का इस्तेमाल नहीं करवाते थे। वो अपने इंस्क्रिप्शन में हर जगह प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करवा रहे थे। लेकिन दो जगह, एक है मास्की और दूसरा है गुर्जरा, इन दोनों जगह पर सम्राट अशोक के जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले वहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है अशोका, लेकिन बाकी जहां भी मिला वहां पर लिखा हुआ है देव नाम प्रिय
प्रियदर्शी, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसमें कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक, इस तरह के लिपि का यानी स्क्रिप्ट का, इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है। ये तो हो गया भाई सम्राट अशोक के बारे में। अब सम्राट अशोक की तरह ही सवाल है कि सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़े कौन, क्योंकि ये जो भी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी हो, खरोष्टी हो, ग्रीक हो, आरमाइक हो, ये अभी प्रेजेंट में है नहीं अवेलेबल, ये लुप्त हो चुके हैं। तो सबसे पहले इनके इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। अब देखो, ये तो हमें पता चला कुछ अशोक के बारे में, लेकिन यहां पर और एक जानकारी पता चलता है। जब सारे इंस्क्रिप्शन को कंबाइंड किया गया, यानी कि कंपेयर किया गया, समझने की कोशिश किया गया कि कौन सा इंस्क्रिप्शन क्या है, तब हमें पता चला क्या कि इंस्क्रिप्शन भी दो तरह के थे। एक थे गवर्नमेंटल, राजा रजवाड़ा द्वारा जो लिखवाया जाता था, और एक था प्राइवेट। गवर्नमेंटल में क्या था कि ये राज कवि जो होते थे वो लिखते थे, ठीक है, राजा का अपना कवि यानी राज कवि, क्या राज कवि लिखा करते थे। क्या लिखते थे? तो राजा के बारे में लिखा करते थे, राजा का बड़ाई लिखते थे। लेकिन जो प्राइवेट होता था उसमें क्या होता था, जो भी व्यक्ति लिखा वो अपने इच्छा से जो उसे मन किया वो लिख दिया। गाना लिखा, समाज के बारे में लिखा, इकोनॉमी के बारे में लिखा, सोसाइटी के बारे में सॉन्ग लिखा, कविता लिखा, कुछ भी इस तरीके से वो लिखे करते थे। दूसरा चीज, ये जो सरकारी अभिलेख होता था इसमें मेनली राजा के बारे में, और राजा का किसी को भूमि दान कर रहा है, लैंड डोनेट कर रहा है, तो उसके बारे में भी लिखा हुआ मिलता था। यहां पर पाया गया कि अगर हम लोग गुप्त काल को देखें, गुप्ता के एज को देखें, तो गुप्ता के पहले और बाद यानी बिफोर, और ये हो गया आफ्टर। गुप्ता के पहले वाले टाइम पीरियड में हमें मिलता है प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ, प्राकृत, और गुप्ता के बाद संस्कृत। यानी गुप्ता के टाइम पीरियड से संस्कृत लैंग्वेज का वेटेज बढ़ गया इन द कंपैरिजन ऑफ प्राकृत, और इसी कारण से प्राकृत लुप्त हो गया, संस्कृत आज भी अवेलेबल है। दूसरा हमें और पता चला, गुप्ता के पहले टाइम पीरियड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म मेनली थे। गुप्ता के बाद वाले टाइम पीरियड में हमें ब्राह्मण धर्म अधिक दिखते हैं, जिसको आज हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। यानी गुप्ताओं के टाइम पीरियड से समाज में बहुत बड़ा चेंजेस आया है, समाज में बहुत कुछ परिवर्तन आया। इसी कारण से इतने चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, लैंग्वेज में, रिलीजन में, सारे चीजों में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये तो हो गया भाई रिकॉर्ड्स। अब सवाल है मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, बिल्डिंग्स क्या होता है। तो देखो, मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स का हम लोग बात करें तो भारत में तीन तरीके का हमें इसमें आर्किटेक्चर दिखता है। पहला दिखता है नॉर्थ इंडिया, जहां पर चलता था नागर शैली। दूसरा हमें मिलता है साउथ इंडिया, जहां पर चलता है द्रविड़ शैली। और तीसरा हमें मिलता है सेंट्रल इंडिया, जहां पर चलता है वेसर शैली। अब अंतर क्या है? नागर शैली, नागर शैली का जो मंदिर होगा वो मंदिर के ऊपर जो है विमान होगा, इस तरह से, सॉरी शिखर होगा, विमान नहीं शिखर होगा नागर शैली में। यहां पर देख रहे हो गोल हो रखा है, थोड़ा सा ये गोल हुआ ऐसे, है ना। द्रविड़ शैली में क्या है कि मंदिर के ऊपर जो है शिखर की जगह विमान होगा, और विमान जो होता है स्ट्रेट होता है। अब साउथ इंडिया का मंदिर देखो, मंदिर के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट दिखता है, कमेंट कीजिएगा यस और नो। मंदिर के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट पोर्शन दिखता है ना, ऐसा ही कुछ आपको दिखता होगा।
साउथ इंडिया का, और नॉर्थ इंडिया का कुछ ऐसा दिखता होगा। तो ये हो गया नागर शैली, ये हो गया द्रविड़ शैली। वैसर शैली दोनों का मिला जुला रूप, सीधा याद रखिएगा। साउथ में द्रविड़ रहते हैं, द्रविडियन शैली, नॉर्थ में नागर रहते हैं, नागर शैली, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है कॉइन्स। अगला इंपॉर्टेंट चीज है सिक्का। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कॉइन्स। क्यों इंपॉर्टेंट है तो समझना। सिक्का से हमें कुछ पता चले ना चले, सबसे पहला चीज पता चलता है इकोनॉमी। जैसे अगर सिक्का बहुत अधिक मात्रा में मिला और सारा का सारा सिक्का गोल्ड का है तो क्या समझेंगे हम लोग, कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे सिक्के मिले हैं और सारे के सारे सिक्के गोल्ड के हैं, इसका मतलब हम लोग क्या सीखेंगे, समझेंगे कि इकोनॉमी बहुत बेहतर था, लोगों के पास माल पूरा भरा पड़ा था, लोग अमीर थे, रईस थे, ठीक है। वहीं अगर सिक्का कम मिला और सारे सिक्के साधारण सस्ते मेटल के मिले, जैसे लोहा का, पीतल या तांबा का, तो हम लोग क्या समझेंगे, चीप मेटल, की इकोनॉमी उनका गड़बड़ था। तो एक सबसे पहला चीज तो सिक्का हमें इकोनॉमी बता दे रहा है। दूसरा, सिक्के पर एक फैशन स्टार्ट हुआ है, और ये जो फैशन स्टार्ट हुआ भारत में यवन राजाओं की वजह से। किन राजाओं की वजह से, यवन की वजह से, कि सिक्के पर ये नाम लिखवाना शुरू किए। हाँ, सिक्के पर नाम लिखवाना शुरू किए, डेट लिखवाना शुरू किए। यानी पहले जो सिक्का चलता था, समझिएगा, पहले जो सिक्का था, यवनों के पहले जो सिक्का था वो कहलाता था आहत सिक्का। क्या, आहत सिक्का। उसमें क्या होता था, एक सिक्का पर गरम करके उसमें हथौड़ा मारा जाता था, दाग हो जाता था, हो गया आहत सिक्का। लेकिन यवन ने एक नया फैशन ला दिया। यवन बोले कि हम सिक्का पर नाम लिखवाएंगे, डेट लिखवाएंगे, फलाना ढिमाका डिजाइन सब बनवाएंगे। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, जो भी सिक्का मिला यवनों के बाद जिसमें नाम लिखा हुआ था, तो पहले तो हमें पता चला, जस्ट ए मिनट, पहले तो हमें, पेन काम नहीं कर रहा, रुक जाओ थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा सभी। एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया है, पेन मेरा नोटिंग वर्क हो गया। चलिए, जय हिंद किसान, जय हिंद। अब देखते हैं पेन काम कर रहा है। हाँ, अब काम कर रहा है, अलग तरीके से कुछ काम कर रहा है लेकिन काम कर रहा है। चलिए देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, समझिएगा, यहां पर हमें क्या पता चल रहा है सिक्कों के बारे में। हाँ, सिक्का जो कॉइन्स है, ये एक मिनट रुकिए। हाँ, ये जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स से हमें इकोनॉमी तो पता चल रहा है। अब सिक्के पर अगर राजा रजवाड़ा का नाम, डेट लिखा हुआ है तो इससे पता चलेगा किस राजा के टाइम पीरियड में इकोनॉमी कैसा था। दूसरा हमें पता चलेगा किस उसका टाइम पीरियड क्या था, यानी टाइम पीरियड। तीसरा हमें पता चलेगा अगर सिक्के पर भगवान या कुछ भी लिखवाए हैं, परमेश्वर का फोटो या उनका कोई नाम लिखवाए हैं, तो पता चलेगा उनका बिलीफ क्या था। जतिन जय हिंद, जतिन जय हिंद।
जितेंद्र ने लिखा क्वेश्चन है। हाँ भाई जितेंद्र, पूछो क्या सवाल है आपके मन में, जो भी सवाल है एकदम से पूछो। तो इससे पता चलेगा कि ना टाइम कब, किस टाइम का था वो। और अगर उनके सिक्के में अगर महंगे मेटल का यूज किया गया है, एक्सपेंसिव मेटल का, जैसे गोल्ड का, तो इससे हमें समझ में आएगा कि इकोनॉमी उनका चकाचक था। अगर चीप मेटल का इस्तेमाल किया गया है, सस्ते मेटल का, जैसे कि पीतल का या तांबे का, तो हमें पता चलेगा इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन था। सिक्का अगर अधिक मिला इकोनॉमी अच्छा था, सिक्का कम मिला इकोनॉमी बर्बाद था। तो ये सब चीज हमें पता चलता है। लेकिन इस सिक्के के बाजार में एक बहुत मजेदार काम कब हुआ, जब भारत में गोल्ड का कॉइन्स आया। और गोल्ड का कॉइन्स भारत में अगर सबसे अधिक किसी ने चलाया है तो सातवाहन वंश वालों ने। किसने? सातवाहन वालों ने सबसे अधिक गोल्ड का इस्तेमाल किया है भारत में। वहीं हम लोग नेक्स्ट अगर देखें यहां पर, जस्ट मिनट, तो हमें यह भी पता चलता है कि गुप्ताओं के बाद यानी पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड में ये जो कॉइन्स थे लुप्त होने लगे, कॉइन्स खत्म होने लगे। क्यों? गुप्ताओं के बाद जब वर्धनों का काल आया, जैसे हर्षवर्धन ऐसे रूलर आए, तो वो सभी, उनके साथ समस्या क्या था ना, वो सैलरी के बजाय, पैसे के बजाय बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। तो जैसे कुछ काम कर दो, आपको लैंड डोनेट कर दिया जाएगा। और ये लैंड डोनेट करते करते हर्षवर्धन साहब के पास खुद का जमीन कम पड़ गया, और जिनके पास लैंड डोनेट हुआ था वो जो रिसीवर थे यानी डोनेशन लेने वाले व्यक्ति थे, वो खुद क्या बन गए? सामंत बन गए। सामंत यानी फेडरल। और वही सामंत आगे जाकर के राजा को मार गिराए और खुद राजा बनने लगे। तो ये तो हम लोग आगे की कहानी में देखेंगे ही, किस तरीके से स्थिति में परिवर्तन आया। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे की कहानी में। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं सोर्स के बारे में। नेक्स्ट देखो सोर्स के बारे में। अगला सोर्स है अपना स्कल्पचर यानी मूर्ति। मूर्ति, देखो मूर्ति क्या है। कोई भी अगर स्कल्पचर बनाता तो क्या देख के? चारों तरफ देख करके। यानी जो भी मूर्ति बनाएगा मूर्तिकार, वो सोसाइटी के बारे में दर्शाएगा, लोगों के रिचुअल्स के बारे में दर्शाएगा, लोगों के बिलीफ के बारे में बताएगा। क्योंकि अगर आप मूर्ति को देखो तो मूर्ति के स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा लोगों का विश्वास, मान्यता, समाज, इन सभी चीजों के बारे में। और हुआ भी ऐसा ही। गुप्ताओं के बाद का जो टाइम पीरियड आया, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड, उस टाइम पीरियड में वैसे मूर्तियों का अधिक इस्तेमाल होने लगा। यानी वह मूर्ति ऐसा बनाया जाने लगा जो अपने आप में कहानी कहे। एक सीरीज में जो मूर्ति बना, एक सीरीज में, ऐसा नहीं सिंगल मूर्ति था, पूरा एक सीरीज था मूर्ति का। तो इससे हमें पता चल रहा था कि मूर्ति कुछ कहानी कहता है। और सेम कंडीशन, ऐसा ही कुछ सेम कंडीशन हमें दिखता है कहां पर? तो पेंटिंग में। क्या दिखता है तो समझिएगा। पेंटिंग में हमें क्या दिखता है? जैसे अजंता का पेंटिंग। अब क्या है, जो भी चित्रकार होंगे, पेंटर होंगे, वो तो चारों तरफ देखेंगे समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, और उन्हीं चीजों को वो अपने अनुसार अपने पेंटिंग के माध्यम से दर्शाते थे। तो ये सारे स्कल्पचर हो या पेंटिंग, इससे हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है। समझे सभी? कमेंट कर दीजिएगा, सबों का क्लियर है? कमेंट कीजिएगा, सबों का क्लियर है? तो आगे हम लोग देखते हैं लिटरली सोर्स। लिटरली सोर्स, जस्ट अ मिनट। लिटरेरी सोर्स का अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो लिटरेचर हमें दिखेगा। कौन कौन सा? पहला हमें दिखता है इंडियन लिटरेचर, दूसरा हमें दिखता है फॉरेनर यानी विदेशी। दो तरह का, दोनों को देखेंगे। लेकिन
अधिक विश्वास लायक जो है वो फॉरेनर ही होता है। इंडियंस के साथ समस्या क्या था, वो डर के माहौल में हमेशा राजा का बड़ा ही लिखते थे। तो देखते हैं पहले इंडियन लिटरेचर को। इंडियन लिटरेचर को इंडियन लिटरेचर में तीन होगा, एक होगा रिलीजियस, दूसरा होगा सेक्युलर और तीसरा होगा संगम। संगम, सेक्युलर और रिलीजियस। ठीक है, एक एक करके तीनों को देखेंगे। पहले अगर बात करें हम लोग रिलीजियस का, तो उसमें हमें दिखता है कौन कौन सा, ब्राह्मण धर्म, दूसरा हमें दिखता है जैन और तीसरा हमें दिखता है बौद्ध। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले बारी आएगा यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का। और ब्राह्मण में क्या है, जस्ट ए मिनट बता रहा हूं मैं साफ करके इसे। ब्राह्मण धर्म में क्या क्या आ जाएगा, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सारे सारे चीज आ जाएंगे। जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, महाकाव्य, मीमांसा, ये सारे चीज आ जाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस, सबसे ऑथेंटिक अगर कुछ है तो ये है वेद। तो वेदों को समझते हैं। वेद, वेद में भी सबसे फेमस कौन सा है, ऋग्वेद। तो पहले ऋग्वेद देख ले। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यानी ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना। दूसरा, ऋग्वेद को समझने के लिए, ऋग्वेद को समझने के लिए या किसी भी वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा जाता था। क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ होगा और वो क्या है, एतेरई और कोशितकी। ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा, ऋग्वेद में है क्या, टोटल इसमें 10 मंडल है। मंडल यानी डिवीजन, 1028 सूक्त यानी हैम्स और 10,580 के करीब इसमें श्लोक है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ये बोल सकते हो ऋग्वेद में एक और यूनिक चीज हमें क्या दिखता है, इसका पहला और जो 10वां मंडल है, 10th, ये सबसे लास्ट में लिखा गया और जो दूसरा से लेके 9वां मंडल है ये पहले लिखा गया था। तो ऋग्वेद में क्या है कि ये दोनों बाद में लिखा गया, बाकी सब पहले लिखा गया। दूसरा, इसी ऋग्वेद का जो 3rd मंडल होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3rd डिवीजन, उसमें क्या लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। दूसरा, इस ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो बड़ा विवादित है क्योंकि इसी में पुरुष सूक्त लिखा हुआ है। पुरुष सूक्त, और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्ण समाज यानी 4 क्लास सिस्टम है। ये हो गया बाबू ऋग्वेद के बारे में। अब है अगला अपना जो ऋग्वेद के जस्ट बाद आता है, यजुर्वेद। तो अब जरा यजुर्वेद को देखेंगे, देखते हैं। यजुर्वेद का बात करें तो ये काम, जैसे ऋग्वेद ने भगवान के बारे में बताया, ठीक है, यजुर्वेद उन भगवान के पूजा के बारे में बता रहा है। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, मंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में। और ऋग्वेद को समझने के लिए कुछ उपनिषद लिखे गए, जैसे कठोपनिषद, सॉरी कठोपनिषद, ईशो उपनिषद, फिर है आपका श्वेताश्वरो उपनिषद, इस तरह से कुछ उपनिषद लिखे गए। उसके बाद आता है यजुर्वेद के बाद सामवेद। सामवेद मतलब साम मतलब गाना होता है। तो देखो, पहले हमने ऋग्वेद में भगवान को जाना, भगवान को कैसे खुश किया जाए उसके लिए प्रोसेस ऑफ पूजा के बारे में जाने।
पूजा का प्रोसेस में पता चला कि हमें मंत्र भी पढ़ना होगा, और जस्ट मिनट, और उस मंत्र को पढ़ने के लिए एक मधुर ध्वनि हो तो बेहतर है। तो उसके लिए हमने गाना गाना सीखा। तो सामवेद हमें क्या सिखाया? सामवेद हमें सिखाया गाना के बारे में। तो इसी में आपका साधु सुर सारेगामा पाधा नहीं है। ये सामवेद हमें गाना सिखाता है, मंत्र उच्चारण करने का एक अच्छा सा तरीका बताता है। और वहीं पर लास्टली आता है अथर्ववेद। ये अलग ही वेद है, ये इन सबों से अलग है बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या है, अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक है, अथर्ववेद में मैथमेटिक्स के बारे में, अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद में मेडिसिन के बारे में, अथर्ववेद में सर्जरी के बारे में है। और अथर्ववेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? मांडूक्योपनिषद। ये क्या है मांडूक्योपनिषद? इसी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसी में लिखा हुआ सत्यमेव जयते। चलिए, ये तो हो गया वेद। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, आरण्यक उपनिषद, बहुत चीज लिखा गया है जो कि हम लोग वैदिक पीरियड में देखते हुए चलेंगे। अब है अपना दूसरा इंपॉर्टेंट इंडियन लिटरेरी सोर्स, और उसे हम लोग बोलेंगे बौद्ध साहित्य। सॉरी, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ये बौद्ध साहित्य देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जैन साहित्य देखेंगे, ठीक है? तो ये अपना बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है त्रिपिटक। त्रिपिटक, और त्रिपिटक जो है वो क्या है? वो 3 ग्रंथों का समूह है। पहला है अपना विनय पिटक, दूसरा अपना सुत्त पिटक, और तीसरा अपना अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बताता है कि जो संघ है उसका नियम क्या होगा, रूल्स। सुत्त पिटक हमें बताता है धर्मोपदेश, यानी थॉट। और ये हमें बताता है बौद्ध धर्म का फिलोसॉफी, यानी उनका दर्शन कैसा होगा, विचार कैसा होगा, ये सारी चीज। और ये सारे के सारे लिखे हुए हैं तीनों के तीनों एक ही लैंग्वेज में, और वो है पाली। क्यों? क्योंकि जिस वक्त बौद्ध धर्म आया उस वक्त आम लोगों का लैंग्वेज था पाली, तो इसी कारण से पाली लैंग्वेज में इसे लिखा गया। देन आफ्टर दूसरा है अपना इंपॉर्टेंट जैन साहित्य, यानी जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में ज्यादा कुछ नहीं है। जैन लिटरेचर से जो हमें हिस्ट्री पता चलता है, तो जैन लिटरेचर को हम लोग बोलेंगे आगम। जैन लिटरेचर क्या बोलेंगे? आगम। आगम जो होता है, इस आगम में जैन धर्म के विचारों के बारे में, शिक्षाओं के बारे में, उसके फिलोसफी के बारे में। अब इस सबों के आगे हम लोग बढ़ेंगे और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज में आएंगे, जो कि है विदेशियों का विवरण, यानी फॉरेनर्स लिटरेचर। विदेशियों ने क्या क्या लिखा। तो अगर फॉरेनर लिटरेचर को पढ़ना है, समझना है, तो उसे भी हम लोग 3 भागों में बांट देंगे। पहला होगा ग्रीस, यानी ग्रीक और रोम के राइटर। दूसरा हो जाएगा अपना चाइना वाले, चाइनीज, और तीसरा हो जाएगा अरब वाले, अरेबियन। एक ही करके तीनों को समझो। अगर हम लोग ग्रीस या रोम का बात करें, तो इसमें सबसे फेमस जो हुआ है वो है हेरोडोटस, या बोल सकते हो टीसीएस। दूसरा इस यही ग्रीस या रोम में से हमें दिखता है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा। इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। फिर इसी में आया एक टालमी, ये सब बड़ा फेमस हुआ। उसी तरह से अगर चाइनीज का हम लोग बात करें, तो चाइनीज में जो फेमस है फायान और हुएनसांग, सबसे अधिक फेमस।
फाहियान जो था ये आया था 5th सेंचुरी बीसी में, 5th बिफोर क्राइस्ट में आया, और ये भाई साहब फाहियान रहा है 14 ईयर्स तक भारत में। किस लिए? बौद्ध धर्म के लिए। उस तरह से ह्वेनसांग भी आया। ह्वेनसांग जो रहा 16 सालों तक रहा, ये आया था हर्ष के टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। ये भी लिखा बौद्ध के बारे में। तो चाइनीज ट्रेवलर का याद रखना, कल भी, आज भी, आने वाले कल में भी, चाइनीज ट्रेवलर जब भी भारत आया उसका मेन टारगेट क्या था? बौद्धिज्म। और अरबियन का मेन टारगेट था बिजनेस, व्यापार। अरब से कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई राजा, कोई लेखक आ रहा था, कोई राइटर आ रहा था, आता था बिजनेसमैन। वो अपने रास्ते भर का विवरण लिखता था, क्योंकि अगर उसके बाद उसके बेटे, उसके बच्चे, उसके वंशज भारत आए व्यापार करने, तो कहां पर कैसे क्या डील करे, कैसे माल उठाए, कैसे बेचे, वो सारा चीज उन्हें पता रहे। तो वो बिजनेस सिनारियो से लिखते आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक ओवरव्यू आज हम लोग समझे हैं एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री के सोर्स का।